गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेम्बर। और वो का जो चैप्टर नंबर 3 था, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2, दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड। सो सेम विल कंटिन्यू। कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पार्ट पढ़ा था और उसके साथ में मैंने आपको डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, देन डिजिटल सिग्नेचर और जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, बेसिक हम वो सेम पॉइंट्स जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे भी। एज यू कैन सी, ये वाला टॉपिक से हम लोगों का जो डिस्कशन था वो बाकी था। लास्ट टाइम यहाँ तक का हम लोगों ने कर दिया था। क्लिक रैप, श्रिंक रैप, डिफरेंस क्या होगा। नाउ फर्स्ट अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये कहीं कहीं पे आपको देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1873 लिखा हुआ है, तो आपको कोई एक वर्ड ही याद रखना है। बहुत बार हम लोग कोई एक ईयर याद रखते हैं जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो रूल या लॉ बना था, और दूसरा ईयर जिसमें वो अप्लाई हुआ था। तो वी कैन सिंपली रिमेंबर 1873। ठीक है, 1872 याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, और आप आंसर लिखने में भी यू कैन राइट इट 1873, इट्स फाइन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या बोला कि टाइम एंड प्लेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी अगर हम लोग कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाते हैं, बिकॉज हम लोग जो जो प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्लेस का जुरिस्डिक्शन आएगा। और हम लोग वो प्लेस पे कौन से टाइम पे बनाया हम लोगों ने, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट का आपका वैलिडिटी पीरियड हो सकता है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है एंड एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट मुझे किसी को कोई एक XYZ प्रोडक्ट जो है विद इन 1 मंथ सप्लाई करना है, या विद इन 1 वीक सप्लाई करना है, तो टाइम एंड प्लेस दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाइफ टाइम, कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम नहीं चल रहा है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका वैलिडिटी पीरियड रहेगा, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस डील हुआ, तो वो बिजनेस डील सपोज अभी 10 दिन का है, 15 दिन, 20 दिन, 6 मंथ्स, 1 ईयर का है, तो वो कौन से टाइम से स्टार्ट हो रहा है, कौन से टाइम पे एंड होगा, ये बहुत क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 2 है हम लोग के पास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोला है, व्हेन समवन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और ऑब्टेन टू डू और टू एब्सटेन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको सबसे पहले क्या बोला है, जैसे हम लोग एक को बता, वी वी आर विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग बता रहे हैं कि व्हाट वी आर विलिंग टू डू, मतलब हम लोग को क्या करना है जो हम लोग बता रहे हैं, या फिर हम लोग सामने वाले को बताएंगे कि भाई ये देखो ये आपको करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूँगा कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप हम लोगों के बिजनेस के जो सीक्रेट्स है वो आप बाहर किसी को नहीं बता सकते, तो मैंने एब्सटेन किया हुआ है, बराबर है। सो इसके भी इसके ऊपर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट ऑर्डर टू सच एक्ट, और कहीं कहीं पे हम लोग उसको मतलब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम लोग बताएंगे कि व्हाट आर मतलब एग्जैक्टली
थिंग्स जो हम लोग को करने हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच शुड नॉट बी डन देयर. सो ये हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर, that's why we have Indian Contract Act. So section 2 के अंदर will significantly will define in the contract कि what one should do and what one should not do. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, मतलब assent का मतलब permission. अगर आप मेरे परमिशन लोगे और अगर मैं परमिशन देता हूँ, दैट मीन्स मैंने अपना असेंट दिया है. टू प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर सामने वाले ने भी अगर उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर लिया, साइन कर दिया, तो उसने क्या किया, अपना असेंट, अपना परमिशन दे दिया. ही इज ऑल्सो अग्रीड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बराबर है. और जैसे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और वो ऑफिशियल एक ऑन पेपर प्रॉमिस है. हम लोग एक दूसरे के साथ या छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा कोई नहीं है. अब यहाँ पे ये जो प्रॉमिस है वो कौन से बेसिस पे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट. तो जिसने वो अग्रीमेंट बनाया है या जिसने वो पेपर के ऊपर दूसरे पर्सन का साइन लिया है, तो जिसने वो प्रपोजल या पेपर बनाया था, अग्रीमेंट बनाया था, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉमिसर. और जिसने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉमिसी. दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं. प्रॉमिसर जो अग्रीमेंट बना रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर है. अब सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो आप उसका लाइसेंस अग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. मतलब आप कौन हो गए, प्रॉमिसर. और सॉरी, जो सॉफ्टवेयर कंपनी वो आपको दे रहा है वो कौन हो गया, वो प्रॉमिसर हो गया, जिसने आपको वो अग्रीमेंट दिया है. और आप अगर वो अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मतलब आप कौन हो गए, आप प्रॉमिसी हो गए. ठीक है. एंड उसके आगे क्या बोला है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. मतलब आपको पहले से स्ट्रिक्टली उसमें मेंशन किया है कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, हम लोगों ने रोका हुआ है. और ऐसा कोई एक्ट अगर आपने फिर भी किया तो वो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि आपने वो जो रूल्स या जो प्रोविजंस है ऑफ द अग्रीमेंट वो आपने वायलेट किया है. नेक्स्ट क्या बोला, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. जहाँ पे हम अग्री करते हैं, अग्रीमेंट वेयर वी अग्री कि ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स कि ओके विल डू दिस, वी वांट डू दिस. ये सिंपल अग्रीमेंट हो गया. सो वही आपको सेम यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो एन अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. मतलब आपने कुछ पॉइंट्स डाले जो पॉइंट्स इटसेल्फ आर नॉट लीगल. जैसे मैंने आपको बोला था ना पहले कि हम लोग के जो गांव में या कहीं पे होता था कि अगर कोई किसी को वो आपने बॉलीवुड मूवी में देखे रहेंगे, वो लाला या ऐसा कोई हुआ करते थे गांव के बड़े, जो फार्मर्स को लोन देते थे. एंड अगर फार्मर्स अगर रीपे नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उसके बच्चे लाइफ टाइम उसके यहाँ पे वो नौकरी करेंगे, या फिर उसका घर या सब कुछ जो है वो ले लिया जाएगा. अब वो टाइम पे ना ये पेपर पे लिखा होता था, और जो फार्मर्स थे उनको पढ़ना नहीं आता था, तो एक्चुअल टर्म्स कंडीशन क्या है वो तो समझ में नहीं आते थे. तो आपको जो पॉइंट्स कंडीशंस यहाँ पे लिखने हैं ना, दैट पॉइंट्स कंडीशन शुड बी लीगल वन. आप कोई भी पॉइंट्स कंडीशन वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो कंडीशंस, टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर रखने हैं तो वो लीगल होने चाहिए. वो जो हम लोग के रूल या लॉ के हिसाब से वैलिड होने चाहिए. आपने अगर कोई भी ऐसे पॉइंट्स डाले जो लीगल नहीं है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे कि आपने अगर हम लोगों ने कुछ लोन दिया आपको, आप अगर उसको रीपे नहीं करोगे तो हम लोग आपका घर सील कर लेंगे. अब अगर बैंक ने इतना बड़ा लोन दिया है और आपने एज अ गारंटी अगर घर रखा है, तो ही दे गॉट द राइट्स टू सीज योर हाउस, जिसको बेच के फिर अपना जो लोन है वो खरीद वापस एडजस्ट कर लेंगे, सेटल कर लेंगे.
लेकिन अगर मैंने वो दिया ही नहीं है देन यू डोंट हैव एनी राइट। एंड सेकेंड थिंग, आप अगर मैं अगर लोन नहीं भरता हूँ तो आप उसमें कोई ऐसे हार्श कंडीशन डालेंगे जो पहले के टाइम पे होते थे, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो वही हम लोग बता रहे हैं, कोई कंडीशंस अगर आप ऐड करेंगे सो अगर वो लीगली वैलिड है देन ओनली दोज कंडीशंस आर अलाउड। इफ दैट इज नॉट लीगल देन दोज कंडीशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है। उसके आगे क्या बोला है देखो, एन अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड बाय द लॉ। तो अगर रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चलना है और लॉ के हिसाब से आपने कुछ टर्म्स अगर प्रॉपर नहीं डाले तो वहां पे वो होगा ही नहीं। सो बेसिक्स है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब अग्रीमेंट खत्म करना है, वापस ले लेना है। हम लोगों को जो बिजनेस डील किया था, नाउ वी आर नॉट कंफर्टेबल और वी डोंट वांट सच डील। सो हम लोगों को अगर वो अग्रीमेंट या वो डील वापस लेना है, बराबर है। सो उसमें आपको यहाँ पे दिया है इन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। मतलब मैंने आपको कोई ऑफर दिया कि ओके आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, आई गिव यू 10% डिस्काउंट, या फिर विद इन 1 मंथ आई गिव यू द सेम प्रोडक्ट, जो भी है वो। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया या रिवोक किया। रिवोक मतलब वो अग्रीमेंट से अभी हम लोग बाहर निकल गए, वी डोंट थिंक कि हम लोगों को जो भी अग्रीमेंट है वो हम लोग को सूट कर रहा है इसके लिए। सो वो टाइम पे यहाँ पे हम लोग वो सेम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है कोई अग्रीमेंट या रिवोक करना है तो उसके पॉइंट्स कंडीशंस क्या रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी एट ए टाइम ही डायरेक्ट कोई एक अग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है। दो पार्टी ने साथ में मिलके, मतलब प्रॉमिसर है एंड प्रॉमिसी है, तो अगर दोनों ने मिलके अगर कोई एक अग्रीमेंट किया है तो कोई एक खुद की मर्जी से एज इट इज बाहर निकलेगा और दूसरे पार्टी को बोल देगा कि आई एम एंडिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं चलेगा। उसके भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उसके भी कोई स्पेसिफिक वे होगा जिसके बेस के ऊपर हम लोग ये अग्रीमेंट्स जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है। देन उसके आगे आपको क्या बोला है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अ कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। अब आप देखो कि बहुत बार हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप आपने बहुत बार देखा रहेगा कि ऑन सर्टेन वेबसाइट्स इट आस्क यू कि फॉर बेटर परफॉर्मेंस दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज। अब वो आपको बता रहा है, बराबर है, और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वेबसाइट चलेगा लेकिन वो प्रॉपर कहीं कहीं पे कोई चीज़ नहीं चलेगा, आपको पॉपअप आता रहेगा लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। गेटिंग। अब अगर मैंने ऐसा कोई आपको बोला ही नहीं है कि ओके ये साइट कुकी यूज़ कर रहा है या आपका डेटा या आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहा है, और उसके बिना ही आप जैसे ही वो वेबसाइट पे विजिट करते हो, मतलब मैं बोलूँगा कि ओके इफ़ यू हैव विजिटेड दिस वेबसाइट इट मीन्स कि आप वो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हो। सो अगर मुझे पता ही वो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियरली आपको नोटिफिकेशन देना है और अगर मैं अग्री करूंगा देन ओनली दैट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, एल्स इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है। सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला था, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom सॉरी द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of power of acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer। यहाँ पे आपको क्या बोला है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर मतलब अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब जिसने प्रपोज किया अग्रीमेंट, व्हेन इट पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। ट्रांसमिशन टू हिम मतलब हम लोग वहां पे लेके जा रहे हैं सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है। सो जैसे ही अगर हम लोगों ने अग्रीमेंट किया तो अग्रीमेंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसमिट होके किसके पास आ जाएगा वापस, जिस जो प्रपोजर है उसके पास। ठीक है। देन वही दिया है यहाँ पे, आप सिंपल एग्जांपल से याद रख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। एग्जांपल में कह दिया, ए प्रपोजेस बाय अ लेटर टू सेल हाउस टू बी। ठीक है।
को एक सर्टन प्राइस पे। ए प्रपोजेस बाय अ लेटर, कहीं कहीं पे सेम पॉइंट दो बार लिखे हैं। सो यहाँ पे क्या बोला था, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके, एक घर है जो मैं आपको 70 lakhs पे सेल कर रहा हूँ, तो मैंने ये प्राइस दिया है आपको। तो वो प्राइस जो मैंने जो पेपर पे लिख के दिया है, वो पेपर जब आपको मिलेगा, वो लेटर जब आपको मिलेगा, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसिडर होगा। उसके पहले तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। देन रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पे क्या बोला है कि ए ने सपोज घर अपना सेल करना चालू किया, लेकिन बाद में ही फाइंड्स कि मैं जो प्राइस मांग रहा हूँ उससे ज़्यादा प्राइस मुझे मार्केट में मिल सकता है। तो वो क्या करेगा, ही गॉट द राइट कि वो अपना प्रपोजल जो है वो वापस ले ले। कब भी वापस ले सकता है। अगर मैंने सपोज ऑफिशियली अग्री किया है कि चलो मैं ये घर जो है वो 70 lakhs में ये XYZ पर्सन को दे दूंगा, अब वो मैंने एक्सेप्ट किया है और वो लेटर मैंने सेंड किया है टू बी। अब बी को वो लेटर मिलने के पहले, या बी वो पोस्ट एक्सेप्ट करे उसके पहले, आई हैव राइट टू चेंज द प्राइस ऑफ माय हाउस। ठीक है। सो सपोज अगर बी ने वो जो लेटर है, वो जो पोस्ट मैंने या कुरियर मैंने किया है, वो अब तक बी को मिला नहीं है, तो वो कुरियर उसको मिलने के पहले ही आई कैन से कि ओके, नाउ आई विल सेल माय हाउस एट दिस प्राइस ओनली। दैट आई कैन डू। अगर बी को वो प्रपोजल या वो जो कुरियर है वो मिल गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें आपने ही मेंशन किया हुआ है कि मैं ये प्राइस पे ये घर सेल कर रहा हूँ, उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आता है। हम लोग यहाँ पे फिजिकली हर बार साइन नहीं करते, अग्री करते हैं, तो उसके बेस के ऊपर आप इफ़ यू आर अग्रीइंग, आई एक्सेप्ट करते हो, तो वो क्या हो गया, आपने उसका जो भी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स इट। दैट वे वी आर डन। सो यहाँ पे वही बोला, an online contract is conceptually very similar and is drafted in the same manner in which traditional paper-based contract is drafted. अब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द सेलर हु इंटेंड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट प्राइस एंड टर्म्स फॉर बाइंग सच प्रोडक्ट। बराबर है। सो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक सॉफ्टवेयर अगर परचेस कर रहा हूँ, तो उसके टर्म्स कंडीशन रहेंगे। वहाँ पे ये भी बोला रहेगा कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये भी मेंशन रहेगा कि यू आर नॉट अलाउड टू रीसेल दिस सॉफ्टवेयर और रिप्रोड्यूस दिस सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस सॉफ्टवेयर either for a some money basis or for a free of cost to anyone else। मतलब आप फ्री में भी नहीं बेच सकते। In turns, buyer who are interested in buying the product either considers or clicks on I agree or click to agree option for indicating the acceptance of terms presented by the seller, or they can sign electronically. Now, e-signatures can be done in different ways। जैसे क्या होगा, e-signature कैसे हो सकते हैं, by typing the name of the sign in a specific signature space, copy pasting the scanned version of signature, or click an option meant for that purpose like I agree वाला। एक बार टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट हो गए, पेमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन इज बेसिकली मेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स थ्रू सर्वर। अब यही ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट इनटू सिनारियो टू हेल्प पीपल इन अ वे फॉर फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू या सेलिंग, परचेसिंग और सप्लाइंग सम प्रोडक्ट और सर्विसेज, बराबर है, टू कंज्यूमर्स फ्रॉम द बिजनेस एसोसिएट्स। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स अ लॉफुल स्टेटस। लॉफुल मतलब कि आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन या वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी हम लोग उतना ही एक्सेप्टेंस दे रहे हैं जितना एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट को होना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब नेक्स्ट उसमें क्या बोला है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय फ्री कंसेंट ऑफ competent parties
फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखो, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाने का एक फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट मतलब बाय डिफॉल्ट एक पार्टी ने अग्री किया हुआ ही है, आपको बिजनेस डील करना है, सो यू हैव गिवन द कंसेंट। आप हाँ बोलो या ना बोलो, आपको पूछे बिना ही वो अग्रीमेंट बनेगा ही, वो फ्री कंसेंट होता है। दिस एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब्स एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कम्युनिकेटिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो फ्री कंसेंट है, वो फ्री कंसेंट सिर्फ अग्रीमेंट हम लोग बनाएंगे ऑन पेपर या वर्चुअल, उसके लिए फ्री कंसेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो अग्रीमेंट या वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला, इट मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम कंडक्टिंग पार्टीज एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सो वो सेम सर्टन पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। अब मैं हर एक पॉइंट पढ़ता नहीं हूँ, आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर देखोगे, IT एक्ट हैज मेड सर्टन प्रोविजन फॉर वैलिडिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है, IT एक्ट के अंदर ही आ रहा है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस भी वही हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और वो प्रोविजंस हम लोगों ने बोरो कहाँ से किए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, there are no specific legislation has been incorporated for the validity of online contract in India. Even if no specific provision is made for a validity, it cannot be challenged based on technical grounds. ठीक है। अब टेक्निकल ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था या ऐसा कुछ हो गया था, उसकी वजह से गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या बोला है, देर आर फ्यू प्रोसेसेस available for forming an electronic contract, such as an email by which offers and acceptance can be exchanged. An online contract can be formed by completing the website form provided for availing goods or services. Then the person who intends to avail goods or services like e-tickets है, जहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स बुक किया और आपको वो टिकट्स मिले या क्लोथ्स मिले, ये सब आपके एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स ही होता है। देन आपको कहीं पे अगर कोई ईमेल के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट बटन प्रेस किया है या वेबसाइट पे आया है, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। उसके आगे बहुत बार हम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ईमेल के थ्रू, फैक्स, ये तो बहुत पुराना हो गया, आजकल तो कोई अभी ये यूज़ भी नहीं करता। सो ये फैक्स पहले यूज़ करते थे, जहाँ पे पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको स्कैन करके हम लोग फैक्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो रिसीवर है उसको भेजते थे, एंड वो फिर साइन करके वो सेम चीज़ जो है वो हम लोग को भेजेगा वापस। हम लोग फिर उसको प्रिंट आउट लेंगे उसका। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन और वेबसाइट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, जहाँ पे कंपलसरी फिजिकल साइन की ज़रूरत होती थी। जो पार्टीज है उनके फोटोज लगते थे। आज के टाइम पे जब अगर हम लोग एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके लिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक जो पर्सन है उसका फोटो आएगा हमेशा कंपलसरी। ऐसा जब बड़े बिजनेस डील होते हैं उसमें ही होता है। नॉर्मली जब अगर हम लोग अमेजोन या कहीं पे जाके अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे डायरेक्टली आपका एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहेगा वही सबके लिए कॉमन रहेगा, किसी के लिए एक स्पेसिफिक अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, सब बायर्स के लिए सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इफ द वेबसाइट विच एक्ट एज रिटेलर and response as per consumers action, when consumer is interested in downloading a song, video, movie from a retailer website। बराबर है, कोई एक वेबसाइट है जो आपको मूवी, सॉन्ग कुछ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है और उसके अगेंस्ट आपसे पेमेंट मांगा है। द कंज्यूमर विल हैव टू अग्री टू द स्टैंडर्ड टर्म्स द वेबसाइट बाय क्लिकिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन बटन। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके अमेजोन प्राइम है सपोज, तो अमेजोन प्राइम सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है। अब मैंने पे करने के टाइम पे वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें वो क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि द मटेरियल, द मूवीज, द कंटेंट विच आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, this content are specifically made
for viewing purpose only for that specific user, or the persons who are accessing this account, it is not for redistributing to others, बराबर है, विदाउट अ कॉपीराइट लाइसेंस। तो आपको वो अकाउंट, वो जितना डिवाइस में वो अकाउंट एक्टिव रहेगा मूवीज देखने का परमिशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मूवीज को डाउनलोड करो या रिकॉर्ड करो और उसके उसके बाद 10 लोगों को उसको बेचो, ऐसा वो अलाउड नहीं है। वंस टर्म्स आर अग्रीड बाय कंज्यूमर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट टू डिलीवर द सर्विस टू द कंज्यूमर। तो अगर चलो ये बोल दिया, अब जैसे ही अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अमेजोन की ये उसका ये ड्यूटी हो जाएगा कि ही प्रोवाइड्स ऑल द डेटा, ऑल द मूवीज, ऑल द सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन हिज प्लेटफॉर्म फॉर 24/7, जब तक उसका वो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता है, और वो उतने टाइम तक उसको देख सकता है, बराबर है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। सो अगेन सिमिलर टाइप के पॉइंट्स आएंगे, देख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टीज मस्ट ओनली इंश्योर दैट टर्म्स कंडीशंस आर नॉट वॉइड, मतलब लीगल टर्म्स कंडीशन होने चाहिए। आपने बहुत कोई इनलीगल हार्श कंडीशंस डाले, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर ये पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं किए, तो मैं ये पर्सन को उसके घर से घसीट के यहाँ पे लेके आऊँगा, देन मैं उसके साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ऐसे कोई टर्म्स कंडीशन जो लीगली लॉफुली वैलिड नहीं है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। An agreement declared void under the Act as per Section 23 and Section 26 to 30 of Indian Contract Act. So certain numbers दिए जिसके बेस के ऊपर we can say कि आपका agreement जो है वो void है, मतलब उसके अंदर जो points दिए हुए हैं या जो punishment दिया हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही harsh है और वो valid नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कि अगर मैं अग्रीमेंट करता हूँ कि यू पे दिस मच मनी और मैं आपको ड्रग्स दूंगा, सो ये अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स जो है वो आप ऐसे ही बिजनेस डील कर ही नहीं सकते उसका, इट इज़ नॉट अलाउड इन ओनली। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। सो इसमें क्या बोला, इट इज़ ऑफ अ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफिट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉड्यूलेंट। तो जैसे अगर हम लोगों ने बोला कि सर्टन थिंग इंडियन गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है तो आप वो बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। तो बहुत बार क्या होगा, इट माइट बी अ फ्रॉड। सो ये देखो, ये क्या है ना कि आपने बहुत बार देखा भी रहेगा कि बहुत बार आपको सर्टन ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलते हैं जो फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए ही बनाया रहता है, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो मेंशन रहता है ना, वो देख के हम लोगों को समझ में आता है कि ये वैलिड हो ही नहीं सकते, राइट। सो जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर यहाँ पे नहीं, मतलब आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि यू पे दिस मच मनी और उसके अगेंस्ट विल प्रोवाइड यू सम सर्विसेज विच इज़ ऑफ दिस कॉस्ट। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ही कभी कभी हम लोग को समझ में आता है कि वो वैलिड हो ही नहीं सकता है इतना। ये कोई एक स्पेसिफिक कॉस्ट पे इफ समवन प्रोवाइड्स यू दिस प्रोडक्ट, लाइक अगर कोई बोलता है कि वो गेट हाफ प्राइस आई विल प्रोवाइड यू अ न्यू आईफोन the latest version, then that is not feasible only because उसको भी वो प्राइस पे नहीं मिल रहा है, तो how can he provides you। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने अपनी मर्जी से अगर एक्सेप्ट किया है, उसको पे किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रॉपर पढ़ा नहीं, जिसमें उसने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया रहेगा रिफर्बिश प्रोडक्ट, सो वो क्या हो गया, वो फ्रॉड्यूलेंट हो गया। नया बोल के मैंने आपको रिपेयर किया हुआ है या सेकेंड हैंड जो है वो सेल किया। देन इंजरी, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी और ऑफ अनदर, तो वो भी अलाउड नहीं रहेगा।
जैसे अगर आप मुझे रीपे नहीं करोगे तो मैं घर सीज कर लूँगा, मैं वही आपका ये कार सीज कर लूँगा, या एनी सच थिंग लाइक दैट, सो वो भी अलाउड नहीं होगा. Every agreement is restraint of a marriage of any person other than a minor is a void. सो अगर हम लोगों ने मैरिज अग्रीमेंट बताया, एक एग्जांपल क्या दिया है, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, बराबर है, हिंदू मैरिज एक्ट, कोर्ट मैरिज अगर करता है कोई तो उसमें क्या लिखा रहता है, आई मीन इंडिया में जो लड़की है उसका लीगल एज इज 18 ईयर्स, और लड़के का लीगल एज जो है वो 21 ईयर्स है. तो अगर आपने कहीं पे अगर ऐसा कोर्ट मैरिज किया है जहाँ पे आपने अगर एज रॉन्ग बताया, तो वो टाइम पे वो मैरिज या वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो कंसिडर नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा. An agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or a business of any kind is to that extent is void. So अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि once you sign this agreement then you are not allowed to continue with your practice और डॉक्टर्स प्रैक्टिस या फिर लॉयर का प्रैक्टिस जो आप फॉलो कर रहे हो, सो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कोई एक जॉब करने से रोक रहा हूँ जो लीगली अलाउड है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. सो अग्रीमेंट क्या रहेगा वो आपको बता रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू ई कॉमर्स कौन से होंगे वो आपको दिया है. सो वी हैव टोटल 8 स्टेप्स आर हियर. फर्स्ट में क्या बोला है, गवर्निंग लॉ एंड जुरिस्डिक्शन क्लॉज. सो जो हम लोग का टर्म्स कंडीशन होता है ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स मतलब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो भी ऑनलाइन साइट्स होते हैं उसके अगर कोई अगर हम लोग को टर्म्स कंडीशंस अगर बताने हैं तो वो टर्म्स कंडीशन कैसे होने चाहिए जब अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हो या खरीद रहे हैं, बराबर है. सो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, गवर्निंग लॉ एंड जुरिस्डिक्शन क्लॉज. गवर्निंग लॉ मतलब इंडिया में अगर है तो इंडियन लॉ अप्लाई होगा. जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, इंडियन लॉ रहेगा, इंग्लिश लॉ रहेगा लाइक ब्रिटिशर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, या साउथ अफ्रीकन लॉ रहेगा. तो प्लेस टू प्लेस जो लॉ है वो चेंज होता है, बराबर है. और कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हो कौन से नहीं बेच सकते हो वो भी यहाँ पे डिफरेंस होता है. सो दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द वे इन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रेटेड एंड द लीगलिटी और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, द सिंपल गवर्निंग लॉ क्लॉज में क्या बोला है, दिस अग्रीमेंट शेल बी गवर्न बाय एंड कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, बराबर है. जो भी लीगल पॉइंट्स है वही फॉलो करके हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया. कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं डाले जिससे हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कंसिडर हो. नाउ इन मोस्ट ऑफ ऑल jurisdiction the court will sometime intervene in a contract, like for example क्या बोला है, कोर्ट में अप्लाई देयर ओन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंपटीशन लॉ. अगर आपने जो रखा है वो करेक्ट नहीं है तो ठीक है, या आपने उसमें वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला पॉइंट नहीं डाला था तो कोर्ट कैन ऐड दैट पॉइंट फ्रॉम देयर साइड. नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन क्लॉज. जुरिस्डिक्शन मतलब किसका राइट्स रहेंगे, है ना, कौन जो लीगल अथॉरिटी है उसका राइट्स रहेगा. जुरिस्डिक्शन क्लॉज क्या बोला है, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट विच कोर्ट विल हैव अ राइट टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट. अगर कुछ हम लोगों ने केस किया है तो हम लोगों ने बोला है कि ओके सिर्फ ये वाला जो XYZ कोर्ट है उसी के राइट रहेंगे टू हियर और टू हैंडल दिस केस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के सारे जो कोर्ट्स है, बाकी का जुडिशरी सिस्टम को आप बाईपास कर सकते हैं. हाँ, हम लोग सिर्फ ये फेवर कर सकते हैं, मतलब हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि पॉसिबल रहेगा तब तक डिस्प्यूट सेटलमेंट जो है वो हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में करेंगे. बट वो कंपल्सरी आप कंप्लीटली किसी को निकाल नहीं सकते हो कोई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को. जैसे अगर मैं रहता हूँ मुंबई में हूँ, मेरा सेकंड पार्टनर दिल्ली में रहता है, ठीक है, और हम लोग का ऑफिस जो है वो दोनों लोकेशन पे है, या फिर सपोज सिर्फ दिल्ली में, और मैं बोल रहा हूँ कि ओके जो अगर डिस्प्यूट हुआ तो सेटलमेंट या केस जो होगा वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगा. हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को हटा दिया है. सो कंप्लीटली हटाना वो लीगल ग्राउंड के ऊपर वैलिड नहीं होता है. अगर कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि जो रेसिडेंट यहाँ का है उसके साथ अगर कोई चीटिंग हुआ है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लगेगा ही. आपने
अग्रीमेंट में मना किया रहेगा फिर भी, ठीक है। सो वो यहाँ पे दिया है, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, द कोर्ट ऑफ डैश विल हैव नो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बॉम्बे का कोर्ट जो है उसका कोई एक्सक्लूसिव मतलब उनके कोई खुद के राइट्स नहीं रहेंगे, जुरिस्डिक्शन नहीं रहेंगे टू एडजुडिकेट टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, बराबर है। सो ऐसा नहीं हो सकता। Then limitation of liability. A limitation of liability clause is a provision in a contract that limits the amount of exposure a company faces in the event of, मतलब लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मुझे बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने तोड़ा तो आपका बिजनेस वैल्यू क्या है, हम लोग अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो आपका लॉस कितना हो रहा है, उसके हिसाब से वो एक वैलिड लाइबिलिटी होगा। आपका बिजनेस ही 10 लाख का है या 1 लाख का है और आप 10 करोड़ का अगर लाइबिलिटी रख रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो उसका एक कैप अमाउंट, एक ऊपर अपर अमाउंट रहेगा कि अगर मेरा बिजनेस अगर इतना है तो उस पर अगर मैं 10% 15% पेनल्टी पकड़ता हूँ तो 1 लाख के ऊपर मेरा होगा 1,10,000 15,000 या 1.5 लाख। उससे ज़्यादा मेरा कैप अमाउंट नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा आप पोटेंशियल डैमेज जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। तो लीगली आपको कैलकुलेट करके चार्ज करना है, ऐसा या कोई भी अमाउंट आप उठ के बोलोगे ऐसा नहीं चलता है। तो वो कंपनी जो है उसका वैल्यू क्या है, आपका जो बिजनेस हो रहा था वो बिजनेस वैल्यू कितना है, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके ही हम लोग लाइबिलिटीज वहां पे रखते हैं। लाइबिलिटी मतलब कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो किसको क्या पेनल्टी लगेगा वो। सो यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट मे अप्लाई टू ऑल क्लेम्स अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट मे अप्लाई टू अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहाँ से ये प्रॉब्लम या केस स्टार्ट हुआ था। नाउ लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज मतलब द कंपेंसेशन जो आप मांगेंगे, फी, वो आपने कितना फी पे किया है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, उसी के बेस के ऊपर मांगेंगे। आप देखो कि हम लोग घर के अग्रीमेंट करते हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं हम लोग। तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी अगर हम लोग भरते हैं तो वो टाइम पे अगर वो जो आपने किसी के पास से घर लिया, सपोज कोई एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट चल रहा है घर के, बराबर है। कोई बड़ा बिल्डर अगर आपको घर प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ में आपने एक अग्रीमेंट किया है। अब बहुत बार क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग कैश पे करते हैं और थोड़ा हम लोग अग्रीमेंट पे डालते हैं, क्योंकि अग्रीमेंट का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा उतना स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा भरना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं अगर ये केस लेके कोर्ट में जाता हूँ कि ये पर्सन ने मुझे ये घर देने का प्रॉमिस किया था लेकिन अभी वो कर नहीं रहा है, तो अगर मुझे कंपेंसेशन मिलेगा तो मैंने उसको कैश में जो अमाउंट दिया है जिसका कोई एंट्री नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो अमाउंट का मैं कंपेंसेशन मांग भी नहीं सकता हूँ। बिकॉज अगर मैंने बोला कि मैंने वाइट में उसको पैसा दिया है थोड़ा और थोड़ा ब्लैक में दिया है, सो ब्लैक में पैसा देना दैट इज टोटली इनलीगल, मतलब मेरा भी मिस्टेक वहाँ पे कंसिडर होगा, ठीक है। सो इसके लिए आप देखो कि डोनेशन या कुछ जो हम लोग कभी कॉलेज को अगर दे रहे हैं, कोई कॉलेज को जैसे मेडिकल सीट है, इंजीनियरिंग सीट है, उसके लिए तो एक बार आपने दे दिया उसके बाद में उसका कोई वहाँ पे प्रूफ नहीं रहता है। वहाँ पे अगर आप कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करते हो तो आप वहाँ से कॉलेज के पास से वो डोनेशन वापस नहीं मांग सकते, बिकॉज वो आपने ऑफिशियल वे में दिया ही नहीं है। एंड अग्रीड अपॉन को एक स्पेसिफिक अमाउंट, अवेलेबल इंश्योरेंस कवरेज ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। इसके आगे वारंटी से हम लोग ज़रा 5 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वारंटीज। सो वारंटी के अंदर आपको क्या बोला है, वारंटी मीन्स क्या होगा, गारंटी और अ प्रॉमिस। जैसे हम लोग को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वारंटी मिलता है, कोई एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो वारंटी मिलता है कि सपोज फॉर 1 ईयर अगर कोई भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आया तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी विल रिपेयर इट, बराबर है, या रिप्लेस दैट हार्डवेयर। अब यहाँ पे जो हार्डवेयर का आपको वारंटी मिलता है उसके साथ में कुछ टर्म्स कंडीशन भी रहता है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा
लैपटॉप पे हार्डवेयर वारंटी है, बट अगर वो वारंटी कभी काम में आएगा जब अगर मैं खुद से वो हार्डवेयर तोड़ता नहीं हूँ। अगर मैंने गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया और फिर मैं जाके वारंटी क्लेम करूँगा तो नहीं मिलेगा। वारंटी क्लेम कब मिलेगा? जब आप नॉर्मली उसको फ़ोन को यूज़ करते रहोगे और वो टाइम पे अगर कोई एक हार्डवेयर फेलियर होता है, देन ओनली वारंटी क्लेम्स आता है उसमें पिक्चर में। अगर आपको ऐसे कोई डैमेज क्लेम चाहिए तो एक्सीडेंटल डैमेज क्लेम अलग होता है, बराबर है, उसका टर्म्स कंडीशन अलग रहेंगे। तो यहाँ पे वही दिया है, फैक्चुअल अग्रीमेंट मे बी एनफोर्स रिगार्डलेस ऑफ materiality which allows for a legal remedy if that promise is not true or followed. Although guarantees in its simplest form an element of contract itself, some warranty run with the product so that the manufacturer makes the warranty to a consumer with which the manufacturer has no direct contractual relationship. मैंने आपको एक लैपटॉप सेल किया, जैसे हम लोग अलग अलग कंपनी से लैपटॉप परचेस करते हैं। तो जब अगर कंपनी, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो कंपनी ने आपको कोई एक लैपटॉप सेल किया हुआ है, तो एक अग्रीमेंट उनका एंड हो गया लैपटॉप सेल करने के साथ में कि हाँ, आप वो जो ई कॉमर्स वाला प्रोडक्ट बाई एंड सेल वाला, मतलब मैंने कोई एक प्रोडक्ट बाई किया और कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट सेल किया, एक अग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो प्रोडक्ट सेल हुआ है कंपनी के साइड से, सपोज एप्पल है या डेल है, लेनोवो है, एसर है, कोई भी है, अब उन्होंने जो एक लैपटॉप या एक प्रोडक्ट सेल किया है, उसके बाद में आपको वो प्रोडक्ट का अगर वापस अगर कोई डैमेज या कोई प्रॉब्लम होता है, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो आप उसको क्लेम कब कर सकते हैं? जब आपने उसका वापस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आप उसके साथ में अग्री किया हो, दैट इज अ वारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। आपको अलग से वारंटी परचेस करना पड़ता है फॉर अ 1 ईयर और 2 ईयर और 3 इयर्स। तो अगर वो वारंटी अगर आपने परचेस नहीं किया है, देन वहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम आया, देन उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो रिपेयर का, वो हार्डवेयर रिप्लेस का, वो आपको पे करना पड़ेगा। सो इट मीन्स ये एक एलिमेंट ही हो गया आपका जो मेन प्रोडक्ट सेल हुआ उसी का, जहाँ पे हम लोग उसको एज अ वारंटी कंसिडर कर रहे हैं। तो बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट यू विल गेट अ वारंटी फॉर अ ईयर, 2 ईयर और 2 इयर्स और 3 इयर्स, बराबर है। सो वही है, अ वारंटी मे बी एक्सप्रेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द वारंटी इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, टिपिकली रिटर्न, or warranty may also state that the particular fact is true that one point in a time or that the fact will continue in the future. नॉन डिस्क्लोज्ड और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज बहुत सिंपल है, एनडीए नॉन डिस्क्लोज्ड क्लॉज या नॉन डिस्क्लोज्ड अग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है? कोई एक डिटेल है जो बहुत सीक्रेट है, जो आप बाहर नहीं बोल सकते, बराबर है। जैसे टेंडर है, तो अगर हम लोगों ने टेंडर भरा है तो वो टेंडर अमाउंट जो है वो आप बाहर नहीं बोल सकते जब तक वो टेंडर जो है वो बाहर रिलीज नहीं होता है। बिकॉज उसके पहले अगर आपने बोला तो जो बिजनेस राइवल्स है विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, बराबर है। दैट्स फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट होता है डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। सो पेशेंट्स अगर कोई आता है डॉक्टर के पास तो उनका वो क्या ट्रीटमेंट कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है, बराबर है। आप देखो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो अलग अलग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा रहेगा कि कोई एक डॉक्टर आके ये क्लेम करता हो या कोई एक डॉक्टर के साइड से ये न्यूज़ भी आया हो कि हाँ ये एक्सवाइजी सेलिब्रिटी का ये वाला जो सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी, वो मैंने किया है। सो मतलब ये एक अलग टाइप का अग्रीमेंट रहता है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस अग्रीमेंट जो पार्टीज है, दैट इज जो डॉक्टर एंड पेशेंट है, वो दोनों को अपने जो डिटेल है वो सीक्रेट रखने पड़ेंगे। हाँ, पेशेंट अगर बोलता है सो उनका वो बात अलग है, लेकिन डॉक्टर अपने साइड से डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो पेशेंट का अपना खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना। सो अगर पेशेंट अगर चाहता है, मतलब कोई एक सेलिब्रिटी अगर चाहे तो वो बोल सकता है, लेकिन जो डॉक्टर है
जिसने वो सर्जरी किया है वो डॉक्टर के पास ये राइट नहीं होगा, एक्सेप्ट कि जिसका सर्जरी उसने किया है वो अगर कोई लीगल केस में अटकता है एंड बाय एक लीगल परमिशन, मैजिस्ट्रेट का परमिशन के बाद में कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अगर जाता है वो डॉक्टर के पास एंड वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन अगर डिमांड करता है, देन डॉक्टर इज अलाउड टू प्रोवाइड और डिस्क्लोज दोज इंफॉर्मेशंस. सो यहाँ पे क्या बोला है, NDA आर कॉमनली साइन व्हेन टू कंपनीज, इंडिविजुअल और अदर एंटिटी, जैसे पार्टनरशिप में, सोसाइटी में, आर कंसिडरिंग डूइंग बिजनेस एंड नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. तो वो टाइम पे हर कोई अपना जो पोटेंशियल बिजनेस रिलेशन है उसको प्रॉपर वे में इवेल्युएट करने के लिए ऐसे अग्रीमेंट्स बनाएंगे. सो अब यहाँ पे क्या बोला है, NDA जो है ये म्यूचुअल हो सकता है. म्यूचुअल मतलब हम लोग बोलेंगे कि भाई आपको ये वाले जो पॉइंट्स है ये किसी के साथ बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है, बराबर है. जहाँ पे हम लोग दोनों पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपका ये लिमिट होगा, इसके आगे आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल नए मूवी रिलीज होते हैं तो उसके प्रमोशन पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं, तो आपने कभी नहीं देखा रहेगा वो सेलिब्रिटीज को कोई एक मूवी का स्टोरी बताते हुए, अपनी ही मूवी का, बिकॉज वो भी अग्रीमेंट के अंदर होता है और उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि मूवी का जो स्टोरी है वो आप कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे. हाँ, ऊपर बेसिक कुछ टाइटल, हेडिंग, कुछ उसका ट्रेलर है वो अलग हो गया, लेकिन पूरा उसका स्टोरी अगर बता दिया तो थिएटर में देखने कौन जाएगा, बराबर है. सो वही बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे दिए. आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब क्या हो गया, कहाँ पे डिस्प्यूट सेटल करने जाएंगे और कैसे होगा. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने बोला है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस दैट अलाउ थर्ड पार्टी टू हेल्प विद द डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज. तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में हम लोग थर्ड पार्टी को अलाउ करेंगे. नाउ दैट थर्ड पार्टी माइट बी डिस्प्यूट सेटलमेंट, सम ट्रिब्यूनल और अ कोर्ट, कोई भी हो सकता है, बराबर है. जहाँ पे हम लोग जाएंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके ये XYZ पॉइंट्स है, ये क्लॉजेज है, ये अगर आपने ब्रेक किए तो हम लोग कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं. देन उसके आगे क्या बोला है, रेदर देन आप एक लीगल केस फाइल करो एक दूसरे के ऊपर, उसके जगह पे पार्टी विल नीड टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस ड्यूरिंग दिस आर्बिट्रेशन सेशन. मतलब आउट ऑफ कोर्ट हम लोग सेटल करने की ट्राई करेंगे कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेशन के थ्रू, जिससे हम लोग का बिजनेस रनिंग रहे और हम लोग का जो टाइम सालों साल जो कोर्ट में निकल जाते हैं वो ऐसा ना हो. उसके बाद में एंटायर अग्रीमेंट आएगा. सो ऊपर के जो जो पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने वो सारे कंबाइन करेंगे, एक एंटायर अग्रीमेंट बनेगा और वो अग्रीमेंट को फिर हम लोग साइन करेंगे. सो नथिंग इन दिस अग्रीमेंट विल लिमिट और एक्सक्लूड एनी लाइबिलिटी in any way that is not permitted by applicable law. Then restraining employee from competitive activities. यहाँ पे क्या बोला है, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि हम लोग के कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, सो आई वॉन्ट बी अलाउिंग दैट एम्प्लॉय टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन freelancing basis also with other competitors, because वो क्या होगा, that is not good for my company or a business. ठीक है. सो ये होता है लाइक अगर मैं कोई कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो आई एम स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क फॉर दैट स्पेसिफिक कंपनी ओनली. मैं कोई दूसरे कंपनी के साथ में फ्रीलांस बेस पे, लाइक प्रोजेक्ट बेस पे भी काम नहीं कर सकता, बिकॉज उससे कंपनी का, मैं जो ओरिजिनल कंपनी में जो एम्प्लॉय हूँ उसके कोई ना कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल लीक होने के चांसेस हो जाते हैं. सो ये भी है कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लोग ध्यान से ड्राफ्ट करें और उनको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये भी आएगा. देन वी हैव कॉपीराइट एक्ट 1957. फर्स्ट टाइम यहाँ पे बना था, उसके बाद में हम लोगों ने अमेंड किया, कभी WTO साइन किया 1995 में, उसके बाद में. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, Copyright Act states that in absence of an agreement to contrary employee shall मतलब compulsory be the first owner of the copyright in work developed by employees in course of employment.
सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है। एंड हियर वी आर डन विथ आर वन चैप्टर और हाफ पार्ट ऑफ यूनिट 2। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर चालू होगा उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई टॉपिक नहीं है। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया, इज देयर एनी डाउट्स? आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कोई केस आपको डिस्कस करना है, लेट मी नो जल्दी से। नाउ इन यूनिट 2, ये आपका लास्ट चैप्टर है यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 अभी हम लोगों का खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। अब डायरेक्टली अभी जब हम लोग सीए का टॉपिक पढ़ेंगे इन यूनिट 4, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर 4 या 5 में कहीं पे तो है, तभी वापस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टॉपिक्स आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जुरिस्डिक्शन इन द साइबर वर्ल्ड, मतलब किसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ये हम लोग बताने का या पूछने का ट्राई कर रहे हैं। जुरिस्डिक्शन, किसका अथॉरिटी अप्लाई होगा साइबर वर्ल्ड में, कभी और कैसे। सो यहाँ से आपका मेन जो है पॉइंट चालू होता है, क्वेश्चनिंग द जुरिस्डिक्शन एंड वैलिडिटी ऑफ द प्रेजेंट लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले क्या बोला है, आईटी एंड लीगल कम्युनिटीज। लीगल कम्युनिटी मतलब जो भी अथॉरिटीज है, ऑफिशियल लीगल अथॉरिटीज है हम लोगों के, पुलिस, कोर्ट्स, ये सब जो है, हैव चैलेंज द प्रेजेंट लॉ एट द ग्लोबल लेवल बेस्ड ऑन टू ग्राउंड्स। एक, रिस्क ऑफ वेबसाइट फेसिंग लिटिगेशन इन फॉरेन लैंड्स एंड कॉजिंग एक्सट्रीम हार्डशिप। सो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का कोई एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट जो है, या फिर बाहर का कोई कंट्री का कोई एक वेबसाइट है, लाइक वी हैव फेसबुक और सम वेबसाइट्स जो यूएस का है और वो इंडिया में चल रहा है, और इंडिया के कोई रूल या कल्चर को उसको पता नहीं है और उसकी वजह से उसने फॉलो नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर फेसिंग अ हार्डशिप। देन नेक्स्ट क्या बोला, इनकंसिस्टेंट एंड हार्श डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन टू द साइबर वर्ल्ड। तो कभी कभी ये भी तकलीफ देता है कि जो कोर्ट्स के जो जुरिस्डिक्शन डिसीजंस आते हैं, दे आर वेरी हार्श। तो मेनली क्या होता है कि आप कोई कंट्री में अगर हो तो वो कंट्री के अपने कभी ना कोई है ना अपने खुद के रूल या लॉ होता है, और वो रूल या लॉ जो है वो बहुत कभी कभी कोई कंट्री के बहुत हार्श होते हैं। लाइक वी हैव अ कंट्री लाइक चाइना विच इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो वो टाइम पे वो अपने लोगों को बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बताते हैं और बहुत फिल्टर आउट करके। मतलब जो पर्सन अगर चाइना से बाहर नहीं गया, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वर्ल्ड में चाइना का इम्प्रेशन क्या है, या वर्ल्ड में लोग चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, या रियल में उनके गवर्नमेंट जो बता रहे उतना ग्रेट उनका कंट्री है क्या। देन वी हैव सऊदी और सच मिडल ईस्ट कंट्रीज जहाँ पे आप उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के आपके कुछ रूल्स या लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो वहाँ पे तो मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट जो उनके जो शेख है वो ही वहाँ पे रूल करते हैं, जैसा राजा होता है वैसा ही हो गया। तो वहाँ पे भी उनके कुछ डिसीजन रहेंगे, वही फाइनल डिसीजन रहेंगे। तो बहुत बार जब हम लोग अगर कोई एक कंट्री में बिजनेस करता है तो उनके जो रूल्स या लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्टली कभी कभी मानने ही पड़ता है हम लोगों को, और उसकी वजह से कोई वेबसाइट के या उसके बिजनेस के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप देख लो कि अभी जो टिकटॉक बैंड हुआ है, तो उसमें वो बैंड हुआ, उसमें कोई टिकटॉक का फॉल्ट नहीं था। द मेन फॉल्ट वॉज कि वो कंट्री जो है उसके गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फॉल्ट था। तो दो गवर्नमेंट ने अपने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक दूसरे का बिजनेस लॉस करने का डिसाइड किया, और एंड एज अ रिजल्ट हम लोगों ने उसके बहुत सारे जो मोबाइल ऐप या वेबसाइट्स है वो बैन कर दिए। बिकॉज कैन यू थिंक वन थिंग कि सालों से अगर टिकटॉक चल रहा है, जब से बहुत टाइम से आया तब से लोग टाइम पास कर रहे हैं उस पर, तो इतने टाइम से क्या गवर्नमेंट एजेंसीज या अथॉरिटीज़ को पता नहीं था
कि कोई एक वेबसाइट या कोई एक मोबाइल ऐप्स जो है वो इंडियन सिटीजन्स का डेटा मिसयूज कर रहा है या अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है या चाइनीज गवर्नमेंट उसको यूज कर रहा है। मेनली जो हम लोगों के इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं ना, वो 24/7 काम करता है। उनके जो इंफॉर्मेशन विंग्स होता है वो कंटिन्यूअसली काम करता है। अब आप देखो कि एक गवर्नमेंट है, लाइक हम लोग जो यहाँ पे अभी इंडिया में ही बात कर रहे हैं, कि जब लोगों को इनकरेज करना था कोई एक वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप बैन करने के लिए, तो सडनली एक देशभक्ति का स्लोगन लेके आता है। नाउ इतने टाइम से जब डेटा चोरी हो रहा था तब फर्क नहीं पड़ रहा था। सडनली अगर हम लोग का चाइना के साथ डिस्प्यूट आ गया तब आपको याद आता है कि चाइना हम लोग का डेटा चोरी कर रहा है। तो नाउ कैन यू थिंक कि ये एक बहुत ही एक देशभक्ति वाला चीज हो गया, या फिर एट अ टाइम एक गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो गया तो उसके अगेंस्ट दे आर कंपेंसेटिंग समथिंग और दी अदर गेटिंग। क्योंकि अगर डेटा चोरी हो रहा था तो पहले भी हो रहा था, और पहले हो रहा था तो हम लोग के इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले भी पता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अचानक पता चल गया जब से डिस्प्यूट चालू हुआ तब से। सो कैन यू थिंक दिस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू कि जब सडनली अगर डिस्प्यूट होता है तभी ये याद आता है कि डेटा चोरी हो रहा है। अगर अब तक डिस्प्यूट नहीं होता था तो अब तक वो सारे जो चाइनीज ऐप या वेबसाइट्स है वो रनिंग ही रहते थे ना इंडिया में। कभी कभी जो कंट्री के जो डिसीजंस रहते हैं ना ये बहुत हार्श रहते हैं टुवर्ड्स वन और दी अदर वेबसाइट, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं दैट यू आर मिस यूजिंग सम और दी अदर डेटा, भले फिर वो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। गेटिंग। अब आप देखो कि हम लोगों का अभी तक यूएसए के साथ में कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर फ्यूचर में हम लोगों का यूएसए के साथ हुआ देन सडनली वो टाइम पे कोई गवर्नमेंट रहेगा वो ये बोलेगा कि ओके बैन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। क्यों? बिकॉज वो हम लोगों का इंडियन सिटीजन्स का डेटा ट्रैक कर रहा है। अभी वो ट्रैक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी वो लोग बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं। वी आर लाइक वी हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद देम। सो वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशन एंड हेंस दे आर नॉट मिस यूजिंग आर डेटा। भले वो यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, इट्स अप टू देम। लेकिन एक बार अगर डिस्प्यूट हुआ नाउ दे आर मिस यूजिंग, सो बैंड देयर बिजनेस। गेटिंग? सो ये एक इनलॉजिकल है। सो बहुत बार जो लोग लॉ टर्म में नहीं समझते ना उनको ये एकदम देशभक्ति लगता है कि भाई बैंड दिस बैंड दैट। अरे क्या बैंड? क्यों बैंड? अगर बैंड नहीं करना है तो पहले से इतने टाइम से क्यों चल रहा था वो? जो हम लोग वो पबजी टाइप जो गेम था वो बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आप देखो कि सडनली देन वो गेम को हम लोग बैन करते हैं, और बैन करने के बाद में उसका एक रेप्लिका भी लेके आते हैं। अब आप देखो कि हम लोग इंडिया में सबसे पहले तो हम लोगों ने ऐसा कोई एक गेम बनाया नहीं। किसी ने बनाया तो उसको हम लोगों ने ज़्यादा पॉपुलर होने नहीं दिया बिकॉज चाइना के साइड से कंपटीशन ज़्यादा था। और जब उनका ऐप कुछ हम लोग बैन करते हैं और सडनली आप वैसे ही सर्टन ऐप जो है वो अपने इंडिया में चालू कर देते हो, तो ये एक एक्सट्रीम हार्डशिप ही हो गया कि जहाँ पे हम लोगों ने उनके मेहनत से उन्होंने सोचा हुआ कुछ आइडियाज को हम लोग अप्लाई करके अपने बेनिफिट के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो दो ग्राउंड्स है, कौन से दो ग्राउंड है? एक तो इनकंसिस्टेंट एंड हार्श डिसीजन ऑफ कोर्ट, बराबर है, ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब आपको बोला है कि ओके ये जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा, या अगर साइबर वर्ल्ड है तो हर किसी का जुरिस्डिक्शन लगेगा, ये हो सकता है। या फिर जैसे फॉरेन लैंड के ऊपर सर्टन वेबसाइट्स को हम लोग बैन कर देते हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन रहेंगे कि यही टाइप का डेटा वहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या बोला है, दिस टू ग्राउंड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। प्रेजेंट लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन, validity and relevance with respect to internet are attacked on the grounds of hardship for the website which are exposed to litigation. And it is important to understand internet gives a platform to reach every customer on the map
बराबर है, ये आपके पास है कि आपका बिजनेस जो है वो आप जब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप कहीं से भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बराबर है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबल रहेगा वहाँ पे आपका वो वेबसाइट एक्सेसिबल हो सकता है। द ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेट इनवाइट्स कंज्यूमर टू फॉरेन कंट्रीज टू हेल्प देम कंप्लाई विद द लोकल लॉज। मतलब अमेजोन अगर इंडिया में आके अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से लोग अगर वो कोई प्रोडक्ट बाई सेल कर रहा है, या इट माइट पॉसिबल कि यूएस का कोई एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो प्रोडक्ट यहाँ पे कभी डिलीवर हो पाएगा जब हम लोग यहाँ के कुछ रूल्स या लॉ है ना उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे तभी। अगर यहाँ के कोई रूल या लॉ हम लोगों ने फॉलो नहीं किया एज विच आर एज पर द इंडियन कल्चर, तो भी यहाँ पे वो फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लोग वो प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करेंगे या वो बिजनेस को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक दैट। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, जुरिस्डिक्शनल इन्विटेशन फ्रॉम फॉरेन कोर्ट्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंट। इंटेंट मतलब इंटेंशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द वेबसाइट। सो अगर हम लोग जैसे आप देखो कि हम लोग बोलते हैं कि वी हैव अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहाँ पे ऐसे पॉर्न कंटेंट आर नॉट अलाउड। तो अगर आप ऐसे कुछ कंटेंट अगर बता रहे हैं तो वो क्या हो गया, मतलब इनलीगली वो चलते वो बात अलग है, बट लीगली दैट इज नॉट अलाउड। सो वो टाइम पे कोई एक वेबसाइट्स है जो ऐसे कुछ कंटेंट या ऐसा कुछ चीज़ें अगर बता रहा है, एक्सपोजर लाइक मिडल ईस्ट कंट्री, आप देखो कि अगर हिसाब के बिना अगर कोई लड़की अगर फोटो या वीडियो में भी आती है देन दे फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। वी ऑल नो अबाउट फ्यू मिडल ईस्ट कंट्री जहाँ पे ये ऑलरेडी हुआ है। तो वो टाइम पे अगर हम लोग ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक टिकटॉक और समथिंग, जहाँ पे वो खुद को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपोज कर पा रहे हैं, और वैसे वीडियोस को अगर हम लोग बैन नहीं करते हैं देन दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब देखो कि बिना हिजाब के अगर कोई एक लड़की है तो इंडिया में या और कोई कंट्री में वहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इन मिडल ईस्ट कंट्री वो जो शरिया कानून फॉलो करते हैं उसमें ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कोई एक वीडियो या कंटेंट ब्लॉक या डाउन क्यों करना है। गेटिंग। सो नेक्स्ट क्या बोला है, कमिंग टू अ सेकेंड ग्राउंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रेजेंट लॉ, इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू नो इंडियन लॉज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन यूएस ऑन देयर जुरिस्डिक्शन ओवर इंटरनेट। सो जब दोनों का जो रूल या लॉ है उसमें डिफरेंस क्या है वो पता चलेगा, तब यहाँ वहाँ का कोई वेबसाइट या कोई एक बिजनेस इंडिया में आएगा तो यहाँ पे उसको कैसे बिजनेस करना पड़ेगा वो उसको पता चलेगा। मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये दोनों में बहुत बार प्रॉब्लम चलते रहता है। एंड आप देखो कि जो चाइना के सर्टन बिजनेसेस अगर इंडिया में चल रहे थे तो अभी तक हम लोगों ने ढंग से या तो अपना बिजनेस उनको सिखाया नहीं था, समझाया नहीं था, या फिर हम लोगों ने अपने क्लॉजेस का या लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन का मिसयूज किया एट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ विच इतने सारे चाइनीज ऐप बैंड हो गए। गेटिंग। सो गवर्नमेंट जो है वो अपना कोई पॉलिटिकल मोटिव अचीव करने के लिए भी ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं। यू कैन से कि जब कभी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक निगेटिव न्यूज आता है तब जाके कोई ना कोई एक चाइनीज ऐप बैंड हो जाता है। ठीक है, सो वो क्या हो गया कि गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द इंडियन ऑडियंसेस फ्रॉम द रियल इश्यू टू सम अदर इशू, एंड वी फील लाइक कि ओके अगर आप ये वाले ऐप या कुछ यूज़ नहीं करते हैं मतलब वी आर इंडियंस। अरे मतलब इसके पहले भी हम लोग यूज़ कर ही रहे थे और तभी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, और हम लोग के पास कोई एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। सो अगर वो टाइम पे अगर हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं देन देर इज़ नथिंग कि हम लोग वहाँ पे कहीं पे अगर ये लिखे आए कि भाई मैं इंडियन हूँ या नहीं हूँ। गेटिंग। लेकिन वो एक इमेज क्रिएट कर रहा है। अब आप देखो कि वो जो इमेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना वो भी इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। सो देर आर पीपल हु आर प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजी। गेटिंग।
ये जो है ना, ये बहुत टाइम पहले भी डिस्कस हुआ था कि पीपल आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द नेटिजन्स, मतलब इंटरनेट के ऊपर जो है, और आप वो बिलीव करने लगते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया कि हाँ, अगर मैं चाइनीज़ ऐप यूज़ नहीं करूँगा देन मैं इंडिया के लिए, या वी आर ट्राइंग टू शो सम देशभक्ति, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज हियर। सो मैंने डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला कि स्टॉप यूजिंग चाइनीज ऐप, या फिर अगर गवर्नमेंट बैन कर रहा है। अब आप देखो कि वो देशभक्ति जगह है, बिना अगर चाइनीज ऐप बैंड होते थे देन पीपल विल गेट मोर अपोज टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बिकॉज वैसे भी उन्होंने ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा रिलीफ पैकेजेस या कुछ प्रॉपरली ढंग से दिया नहीं है। और उसमें अगर जो हम लोग के काम की चीज़ें वो भी अगर बैन करेंगे तो गवर्नमेंट के अपोज में ज़्यादा लोग खड़े रहेंगे। नाउ टू मेक दोज पीपल इन देयर फेवर, और लोगों को ये बताने के लिए कि अगर हम लोगों ने आपको पैसा ये वो दे के हेल्प नहीं किया है तो हम लोगों ने ये चाइनीज़ ऐप बंद करके आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मेहरबानी किया। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रेट देयर। Okay, anyone? Any other example where people are playing with the psychology of or internet users? Any other examples? जल्दी बताओ। चाइनीज ऐप वाला मैंने जो बोला, दैट वाज प्योरली ऑन द यूजर साइकोलॉजी, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता है कि अगर वो डेटा चोरी हो रहा था तो हम लोगों के इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं था पहले भी कि डेटा चोरी हो रहा था। आप बताओ मुझे, हम लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इतने वीक नहीं है कि सालों से अगर डेटा चोरी हो रहा है और उनको फर्क नहीं पड़ता है, या उनके नोटिस में नहीं आया था। लेकिन नोटिस में कब आया, फर्क पड़ना कब चालू हुआ, जब दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स आ गए, राइट? और सडनली वो टाइम पे होता है गेटिंग, मतलब अगर डिस्प्यूट नहीं होते थे तो कोई एक अगर हम लोग का डेटा चोरी कर रहा है तो करने देते थे क्या? यू टेल मी दैट। सो मतलब जो लोगों के साइकोलॉजी के साथ में देर आर फ्यू पीपल हु आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी, और वो उसके बेस के ऊपर दे आर, आप देखो कि वो आपको कुछ बताते समझाते हैं और उसके बेस के ऊपर आप अपना डिसीजन जो है वो चेंज करता है। दिस इज द मेन रिसर्च जो हुआ है कि जहाँ पे कोई एक चीज़ अगर हम लोग कंटिन्यूअसली यूजर्स को अगर बताए तो दे स्टार्ट बिलीविंग, अगर झूठ भी है तो वो सच है। एनीवन, एनी एग्जांपल जो आपने देखा हो ऐसा? सेशन अगर इंटरैक्टिव होगा तो मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊंगा, अदरवाइज ये वे में अब मैं सिर्फ एक साइड से बोलते जाऊंगा तो कैसे समझेगा? चलो बताओ जल्दी से। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे कोई दूसरे एग्जांपल है जहाँ पे द मेन अथॉरिटीज और द मेन वेबसाइट्स आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल? एनी एग्जांपल? जमतारा, वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन फ्रॉड ही हो गया कि हाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और वहाँ पे साइकोलॉजी मॉडिफाई नहीं हो रहा है कहीं पे, वो तो फ्रॉड ही हो गया ना। साइकोलॉजी मॉडिफाई मतलब आपको ही कन्विंस कर रहे हैं हम लोग कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो फ्रॉड नहीं हो रहा है, वो साइकोलॉजी। लाइक इलेक्शन में आप देखो कि कैंपेन प्रिपेयर होता है, तो 2014 में जो मोदी वेव चला था, ऐसा तो नहीं है कि उसके पहले मोदी नहीं था, उसके पहले भी था, लेकिन सडनली कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लगा कि ओके भाई, मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव दिस कंट्री एंड हु कैन हेल्प अस टू ग्रो मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज द मैनिपुलेशन ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द व्यूअर्स और द यूजर्स और द सिटीजन्स। सो पहले भी कोई एक चीज़ थी, अभी भी कोई एक चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको ये वे में पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है। सो वो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल जो आप सोच सकते हो? यस, एनीवन? प्लेइंग विद द साइकोलॉजी मीन्स मैनिपुलेटिंग द पीपल। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द, आप देखो कि ऑनलाइन लोगों को रेडिकलाइज करने का चीज एक मिशन चलता है,
या फिर आपने वो वायर शार्क गेम सुना रहेगा, जिसमें बच्चों को वो अलग अलग टास्क दिया जाता था। कोई कोई रशियन पर्सन ने कोई तो ऐसा गेम बनाया था। और ब्लू वेल। या ब्लू व्हेल था। तो ब्लू व्हेल के अंदर क्या था कि ओके रोहित, आशाराम बापू। ओके, हाँ वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम ही हो गया भाई। सो देखो ब्लू व्हेल के अंदर अब क्या था कि हम लोग एक अलग से कोई ग्रुप बनता है और वो ग्रुप के अंदर एक दूसरे को कोई टास्क असाइन होता है। सो अब वहाँ पे भी क्या है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दोज टास्क, मतलब यू डोंट हैव करेज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक टास्क जो है वो लोग अचीव करने का ट्राई करते हैं। सेकेंड जो है कि जहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। जो आईसिस टाइप अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, नक्सलाइट ग्रुप होता है, वो अपने टारगेट को कैसे सिलेक्ट करता है। बेसिकली वो देखता है कि हम लोग कोई एक पोस्ट अगर शेयर कर रहे हैं या कोई फोटो शेयर कर रहे हैं, कोई एक आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, सो हाउ मेनी पीपल आर देयर जो वो कंटिन्यूअसली वो आर्टिकल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या और लोगों से शेयर करते हैं। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि वी हैव दिस मैनी सिलेक्टेड पीपल। अब वो पता चलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो लोगों को हम लोग एक अलग ग्रुप में डालेंगे। ठीक है। और वो ग्रुप में डालने के बाद में फिर हम लोग उसको और ऐसे इससे थोड़े और थोड़े सीरियस टाइप के और थोड़े कुछ प्रोवोक करने वाले वीडियोस मटेरियल शेयर करेंगे। एंड अगर उनको वो भी मटेरियल या वीडियो पसंद आते हैं, देन हम लोग उनको अलग से कांटेक्ट करेंगे और उसको फिर हम लोग कन्विंस करेंगे कि यू कैन वर्क फॉर आर दिस कॉज, यू कैन वर्क, यू कैन हेल्प पीपल टू गेट देम जस्टिस। देन वही जो नॉर्मली होता है वही सेम। तो आप देखो कि ये वे में लोगों को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम फेसबुक और एनी सोशल मीडिया एप्स। ठीक है। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।